आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल GK बाय DM सर में। आज का वीडियो क्लास 10th हाई स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम 2022 जो कि सामाजिक विज्ञान के पेपर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, ये आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और लाभप्रद है। इस वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न, मौरियान और जर्मेनिया कौन थे? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर जो होगा, फ्रांस की क्रांति के समय कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को प्रकट करने के लिए नारी प्रतीकों का आश्रय लिया। आश्रय लिया मतलब इसका सहारा लिया। इन चित्रकारों में मौरियान और जर्मेनिया प्रमुख थे। इन दोनों की छवि राष्ट्र रूपक बन गई, मतलब राष्ट्र के लिए एक मिसाल बन गई। मौरियान 19वीं शताब्दी में नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने किया और मौरियान एक लोकप्रिय ईसाई नाम है, अतः फ्रांस ने अपनी स्वतंत्रता में नारी प्रतीक को यही नाम दिया। यह छवि जनराष्ट्र के विचार का प्रतीक थी। उनके चिन्ह स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। मौरियान की जो प्रतिमाएं थीं वो सार्वजनिक चौराहे पर लगाई गईं ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और लोगों का विश्वास बना रहे। मौरियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर भी अंकित की गई। मौरियान की ये तस्वीरें फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। जर्मेनिया के बारे में जान लेते हैं। जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। सही विचारों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। जर्मेनिया की तलवार पर जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती हैं अंकित है। यह तस्वीर स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त करती है। कहने का आशय ये है कि जर्मेनिया की तस्वीर जो है जर्मन राष्ट्र का एक प्रतिनिधित्व करने वाली तस्वीर है। अगला क्वेश्चन है, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? इसका आंसर दिया गया है। प्रथम काउंसिल के रूप में नेपोलियन ने फ्रांस में अनेक सुधार किए। फ्रांस की क्रांति के उपरांत पुरानी सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक व्यवस्था समाप्त हो गई थी, अतः नेपोलियन अपने समाज वाले क्षेत्रों में सुधार के उद्देश्य से निम्नलिखित परिवर्तन किए। अब इनके परिवर्तन क्या हुए उसको हम आगे पॉइंट में देख लेते हैं। पहला है, प्राचीन सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। दूसरा है, आर्थिक सुधार करने के उद्देश्य से बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई। तीसरा है, सामाजिक समानता को स्थापित करने के लिए उच्च व निम्न वर्ग के बीच अंतर को समाप्त कर दिया गया। चौथा है, नेपोलियन ने दंड विधान को कठोर बनाया तथा जूरी प्रथा व मुद्रित पत्रों को पुनः प्रारंभ किया। पांचवा है, शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया और यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। इतने परिवर्तन जो है नेपोलियन ने किया। अभी आगे भी पॉइंट हैं उसको भी देख लेते हैं। कैथोलिक धर्म को राजधर्म बनाया गया। और सातवां है, शिक्षा की उन्नति के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस की स्थापना की, जहां लैटिन, फ्रेंच भाषा, साधारण विज्ञान व गणित की शिक्षा दी जाती थी। आठवां है, 1804 ईस्वी की नेपोलियन संहिता ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया। उसने कानून के समक्ष समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। नौवां है, समान कर प्रणाली लागू की गई। प्रतिष्ठा मंडल की स्थापना करके विद्वानों, कलाकारों व देशभक्तों को सम्मानित किया गया। नेपोलियन ने इतने सारे परिवर्तन करके एक नए राष्ट्र का उदय किया। आप देख रहे होंगे कि इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर होगा नेपोलियन ने किया था। दूसरा क्वेश्चन इसका बन सकता है कि प्रतिष्ठा मंडल की स्थापना किसने किया? तो भी इसका आंसर आपका नेपोलियन होगा। और नेपोलियन संहिता किसने लागू किया? तो इसका भी आंसर आपका नेपोलियन होगा। 10वां पॉइंट है, डच गणतंत्र स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। और 11वां है,
सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्त दिलाई। इस प्रकार नेपोलियन के सुधारों से किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने स्वतंत्रता प्राप्ति का उत्सव मनाया। नेपोलियन ने इस तरह के सुधार किए जिससे एक नए फ्रांस का उदय हुआ, एक नए राज्य का उदय हुआ, जिसमें सभी को ध्यान में रखते हुए तमाम कानून बनाए जो कि लोगों के लिए काफ़ी लाभप्रद और अच्छे रहे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया, क्या कारण रहा, इसका आंसर देख लेते हैं। 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा क्योंकि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर लोगों की भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे कई पुलिसकर्मी जलकर मर गए। ये घटना तब हुई जब एक शांतिपूर्ण जुलूस बाजार से गुजर रहा था। प्यारे बच्चों, 12 फरवरी 1922 को गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसको वापस लेना पड़ा। कारण ये था कि जिसमें लोगों ने जो है थाने में आग लगा दी थी और कई पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। इस सूचना को पा करके गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तब पुलिस के साथ हिंसक टकराव हुआ। चौरी चौरा की घटना के बाद असहयोग आंदोलन हिंसक रूप धारण कर लिया। अतः गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। हिंसा का प्रयासित करने के लिए गांधी जी ने 5 दिन तक का अनशन किया। 10 मार्च 1922 ईस्वी को सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 6 वर्ष के कारावास की सज़ा सुना दी गई। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि आप उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। इसका आंसर होगा 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन के 11 मांगों के साथ एक पत्र लिखा। इसमें सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण मांग नमक कर को समाप्त करने के संबंध में था। धनी निर्धन सभी नमक का प्रयोग करते थे और यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था। अतः नमक कर को ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनकारी पहलू बताया गया था। नमक पर कर लगाना भारतीयों को बहुत ही खराब लगा और इसके लिए भारतीय जो थे उन लोगों ने जो है इस पर विरोध करना शुरू किया और इस विरोध करने वाले जो समूह था, विरोध करने वाला जो समूह था उसके जो लीडर थे वो महात्मा गांधी थे, जिन्होंने इसके लिए काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसको समाप्त करने के लिए भी काफ़ी प्रयास किया। इरविन को लिखे पत्र में गांधी जी ने चेतावनी दी थी कि यदि 11 मार्च तक उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देगी। प्यारे बच्चों, आपसे ये भी पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया था, तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी ने। और कब शुरू किया था, तो 1930 ईस्वी में। आगे लेकिन इरविन ने गांधी जी की मांगों को अस्वीकार कर दिया। तत्पश्चात 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक की 240 किलोमीटर लंबी यात्रा आरंभ की और 24 दिन से समाप्त किया, अर्थात 24 दिन में समाप्त किया इस यात्रा को। इसमें कई इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि पहला पूछा जा सकता है कि दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को। किसने शुरू किया, तो गांधी जी ने शुरू किया। इसमें कितने सहयोगियों के साथ शुरू किया था, तो 78 सहयोगियों के साथ शुरू किया था। ये दूरी कितनी थी, 240 किलोमीटर की यात्रा थी और ये कितने दिनों में समाप्त हुई, तो 24 दिनों में समाप्त हुई थी। आगे देख लेते हैं इसमें इम्पॉर्टेंट और चीज़ें। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। इसी से प्रेरित होकर हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किया। इस प्रकार नमक यात्रा उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक बनी। इन घटनाओं के बाद अंग्रेज सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। कहने का मतलब अंग्रेज जो थे वो बहुत चिढ़ने लगे, तो उन्होंने क्या किया, खिसियान बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत होने लगी और इस प्रकार से उन लोगों ने क्या किया, अंग्रेज जो थे वो कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं।
G77 देशों से आप क्या समझते हैं? G77 को किस आधार पर ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है? व्याख्या करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से। इसका आंसर होगा G77 विकासशील देश जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए थे, उन्हें 50वां दशक के 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तेज प्रगति का कोई लाभ नहीं हुआ। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के लिए आवाज़ उठाई और G77 के रूप में अपना एक संगठन बनाया। कहने का मतलब द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो उसके बाद जो भी देश स्वतंत्र हुए उनको किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ, उनकी प्रगति एकदम धीमी थी। तो इस चीज़ को देखते हुए, जो कि बहुत बड़ी समस्या थी, तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के लिए जो है सभी देशों ने जो है आवाज़ उठाई और एक नए संगठन का निर्माण किया जिसका नाम G77 रखा गया। G77 का गठन ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, दो संगठन थी, इनकी प्रतिक्रिया थी। विकासशील देशों ने विकसित देशों के बराबर पहुंचने का यथासंभव प्रयास किया। G77 के प्रमुख आर्थिक उद्देश्य इस प्रकार थे: अपने संसाधनों का पूरा नियंत्रण हो, कच्चे माल का उचित मूल्य मिले और अपने तैयार माल को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए बेहतर स्थान मिल सके। कहने का मतलब इस संगठन का जो उद्देश्य था कि जो भी संसाधन हो उस पर अपना पूरा नियंत्रण हो और जो भी हमारे यहाँ कच्चा माल उत्पन्न हो रहा है या उत्पादित हो रहा है उसका उचित मूल्य मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगी इसके बारे में सभी कमेंट अवश्य करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।